ओके बच्चों, प्रोफेशनल जजमेंट की बातचीत आज के लेक्चर में और दो तीन और छोटे छोटे पॉइंट्स बेसिक ऑडिटिंग से मुतल्लक। अब प्रोफेशनल जजमेंट रिक्वायर क्या करती है? ऑडिटर को बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है जो रेलिवेंट टू द ऑडिट वर्क हो, उसका नॉलेज रिक्वायर्ड है और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ये होंगी बातें तो वो प्रोफेशनली जज कर सकेगा। इसलिए ऑडिट प्रोफेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज, उसके एग्जामिनेशन जो आप पास करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अप्लाई करते हैं तो विद इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। अब जैसे ऑडिटर बनने के लिए आपको अकाउंटिंग का जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं बनाना आती तो आप ऑडिट करना नहीं सीख सकते। और अबव ऑल एथिकल आपको होना बहुत जरूरी, क्योंकि जो ऑडिटर है अगर अनएथिकल हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है, गलत को सही, सही को गलत करार दे सकता है। तो इसलिए ये तीन चीजों के कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह मियां ऑडिटर के ऊपर है ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड। ठीक है, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड ये SECP, ये रेगुलेटर है, लेकिन SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशन में ये आता है। एक और रेगुलेटर विद इन द रेगुलेटर है ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड। एक तो ये है। दूसरा ICAP जो है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रेगुलेटर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रेगुलेटर होने के तहत ICAP जो है वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करता है कि जो ऑडिट किया जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। वो सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है। अगर ICAP को मालूम हो जाए कि इसने गलत प्रैक्टिसेस की हैं तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का लाइसेंस जो है, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस आपका मनसूख कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो कानूनी सजा है वो SECP देगा। ठीक है, तो ये ऑडिटर पाबंद होता है। ओके, अब देखो जो ICAP है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर ही सिर्फ चेक एंड बैलेंस रख सकता है। अगर सपोजली ICMAP का कोई बंदा ऑडिट कर रहा है, वो भी 3 मिलियन से कम पेड अप कैपिटल का ऑडिट कर सकता है ना। ICMAP मेंबर अगर ऑडिट कर रहा है तो वो ICAP के QCR से बाहर है, उसको रेगुलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन SECP जो है वो उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रख सकता है। ओके, पाकिस्तान में ऑडिटर जो है ICAP का मेंबर हो सकता है एंड ICMAP का मेंबर हो सकता है। बस यही दो ऑडिटर हो सकते हैं पाकिस्तान में लीगली। पाकिस्तान का कंपनीज का ऑडिट नहीं कर सकता लीगली। ठीक है, पाकिस्तान में ऑडिट करने के लिए उसको ICAP मेंबर या ICMAP का भी मेंबर जो है महदूद राइट्स रखता है ऑडिट के। वो 3 मिलियन तक का पेड अप शेयर कैपिटल होता है जिस कंपनी का, उसको ऑडिट कर सकता है। उससे ज्यादा करता है उसके बाद फिर ICAP का मेंबर ही कर सकता है। तो इसलिए बेसिकली ICAP के मेंबर के पास ही अथॉरिटी है, यही वर्थ है ICAP के मेंबर होने की। अच्छा जी, एप्लीकेशन है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज जो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और एथिक्स के हवाले से होगा, इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, मैंने कहा आपको बताया था जो रेड हाईलाइटेड हैं
वो आपकी बेसिक कोर इंफॉर्मेशन है जो क्या वो informed decisions about the courses of action that are appropriate in circumstances of audit engagement. जो ऑडिट एंगेजमेंट है ये है वो बात जिसके लिए ऑडिटर जो है वो काम कर रहा होगा। ऑडिट एंगेजमेंट क्या है कि जी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने ऑडिट करना है। अब वहां पर अब ऑडिटर ने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट क्या लगानी है कि अपनी एप्लीकेशन ऑफ द रेलेवेंट ट्रेनिंग नॉलेज एक्सपीरियंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स जो आपके हैं उसके बारे में इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कि जी ये डिसीजंस जो हैं वो लेने हैं जो उसको कह दिए। अच्छा, प्रोफेशनल जजमेंट इज नेसेसरी इन पर्टिकुलर रिगार्डिंग डिसीजंस अबाउट द मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। क्योंकि आपने क्या बात सीखी हुई है अभी तक कि ऑडिटर कहता है कि दीज आर नॉट मटीरियली मिसस्टेटेड, ठीक है, तो उसकी मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। अब आप एक चीज ये देखिए, आप अगर किसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं और उसके अंदर आपको नजर आता है कि जी बहुत ज्यादा रिस्क है फ्रॉड का या एरर का, मिस स्टेटमेंट का रिस्क ज्यादा है, तो आप उसकी छोटी छोटी चीज को भी देखेंगे कि जी यहां पर भी इन्होंने फ्रॉड किया हो सकता है। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट बहुत कम है क्योंकि आपने उसके इंटरनल कंट्रोल्स देख लिए कि बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, तो आप फिर छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देखेंगे, आप मेन बड़े एक्सपेंडिचर्स को देखेंगे, बड़े प्रोसीजर्स को आप उसके ऊपर फोकस करेंगे। यानी कि आप अपनी मटीरियलिटी का साइज है वो रिस्क के साथ कनेक्ट करेंगे। रिस्की इन्वायरमेंट में मटीरियलिटी का लेवल आप कम लेकर आएंगे कि छोटी छोटी चीज़ों को भी आप कहेंगे कि जी हमने इसे ऑडिट करना है, और जहां पर रिस्क नहीं है, इन्वायरमेंट ऐसा है, वहां पर आप बहुत सी छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करके अपना मटीरियलिटी का लेवल बढ़ा देंगे कि ये मटीरियल इंफॉर्मेशन जो है 5 लाख से ऊपर की है, 10 लाख से ऊपर की, करोड़ से ऊपर की, 20 मिलियन से ऊपर की है, वगैरह वगैरह। नहीं, वो आपने देखो ऑडिट करने में सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन का जब नॉलेज लिया होगा उसके अंदर आपने इंटरनल कंट्रोल्स को देख लिया होता है आपने कि किस तरह के इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं आप वॉक थ्रू करते हैं। वॉक थ्रू में कहते हैं किस तरह के इंटरनल कंट्रोल्स यहाँ पर जो है अप्लाई हो रहे हैं। अब वो जहाँ पर वो इंटरनल कंट्रोल्स मौजूद है इसका मतलब छोटा मोटा कोई गलत काम नहीं कर सकता, पकड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में लेकर आता हूँ। लाइक दुबई के अंदर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ओवर स्पीड होऊंगा अगर पकड़ा जाऊंगा। कैसे? उनका इंटरनल कंट्रोल बड़ा स्ट्रिंजेंट है। क्या इंटरनल कंट्रोल है? एक कैमरे से दूसरे कैमरे तक उन्होंने एक टाइम रखा हुआ है, सपोजली 5 मिनट में एक कैमरे से दूसरे कैमरे तक गाड़ी को पहुंचना चाहिए अगर वो नॉर्मल स्पीड में चल रही है। अगर वो एक कैमरे से दूसरे कैमरे तक गाड़ी 4 मिनट में पहुंचती है तो इसका मतलब वो स्पीड से ज्यादा चल रही थी, क्योंकि चलाकी करते हैं ना, कैमरा को दूर से देख के स्पीड स्लो कर ली, जैसे मोटरवे में है। तो इस चलाकी के ऊपर भी वो इंटरनल कंट्रोल है, तो इसका मतलब है कि वहां पे स्पीड का कोई मसला ही नहीं। अब स्पीड के अब ऑडिटर स्पीड को चेक नहीं कर रहा होगा, दूसरी तीसरी चीजों को चेक करेगा, क्योंकि उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट है कि वो गलती नहीं उस जगह पर हो सकती, फ्रॉड नहीं हो सकता, एरर नहीं हो सकता, कोई ऐसी चीज जहां पर भी कोई करेगा पकड़ा जाएगा। तो इसलिए वो स्पीड लिमिट्स को कोई नहीं चेक करेगा वहां पे, क्योंकि वहां पे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रिंजेंट है। वो मटीरियलिटी से बाहर निकाल देंगे उसको, कहते इस चीज को नहीं है चेक करने। तो ये ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन में जब जाता है, एनवायरनमेंट देखता है कितना स्ट्रिंजेंट इंटरनल कंट्रोल्स हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये एक प्रोफेशन है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का और मैनुअल्स बनाने का, ऑपरेशनल
आपके जो मैनुअल्स हैं उन सब के हवाले से, तो वो जितने स्ट्रिंजेंट होंगे उतना आप ऑडिटर जो है फोकस अपना उन एरियाज पे कर, इसको रिस्क बेस्ड ऑडिट का ऑडिटर उन एरियाज पे, रिस्की एरियाज के ऊपर अपना फोकस ले जाएगा। जो कंट्रोल एनवायरनमेंट में है उधर अपना फोकस कम कर देगा। तो फोकस कहाँ पे बढ़ाना है, कहाँ पे काम करना है, डिपेंड करता है आपके इंटरनल कंट्रोल के साथ। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ठीक है जी, NTE, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट of audit procedures used to meet requirements of the standards and gather audit evidence। ठीक है, आपने जो ऑडिट प्रोसीजर्स बनाने हैं, जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स हम IS से यूज करते हैं ना, हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एंड गैदर ऑडिट है, उससे ऑडिट एविडेंस लेने के लिए हमने ऑडिट प्रोसीजर्स बनाने होते हैं, उनकी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट करनी होती है। मटेरियलिटी एंड रिस्क या ऑडिट रिस्क के अंदर इवैल्यूएटिंग वेदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड। ऑडिट एविडेंस के लिए मैंने क्या आपको बात कही थी, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। ये चंद एक अल्फाज मैंने आपको डे 1 के लेक्चर के अंदर बता दिए हैं और ये चलने हैं आगे। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिटेंस आपने कैसे लेने, ऑडिट प्रोसीजर्स से, हैज बीन प्रिंट एंड वेदर मोर नीड्स टू बी डन टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड देयरबाय ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। द इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट्स जजमेंट इन अप्लाइंग एंटिटीज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब आपने देखना है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है एंटिटी का, उसको आपने एवेल्युएट करना है कि जी क्या सही तरीके से कंप्लायंस है उसकी। द ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन, अल्टीमेटली आपने कंक्लूजन पे पहुंचना है बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जांपल, असेसिंग रीजनेबलनेस ऑफ estimates made by management in preparing financial statements, कि वो कितना रीजनेबल है, कितना रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट, किस तरीके से वो अपने जजमेंट्स को यूज कर रही है। यानी कि आपने अगर एक प्रोविजन फॉर लॉस लेनी है, IAS 37 अप्लाई करना है, तो क्या उन्होंने प्रोविजन फॉर लॉस जो क्रिएट की है वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक की है। आपने इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करनी है, क्या स्टैंडर्ड्स के मुताबिक की है। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस जो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की इम्पेयरमेंट के लिए हैं, स्टैंडर्ड के मुताबिक उसने मैनेजमेंट ने उसको अप्लाई किया। तो यहाँ पर अब आपकी जजमेंट रिक्वायर्ड। अब अगली बात तारुफ के तौर पर ही चल रही है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की। आप क्यों सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करते हैं? ताकि आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिले। रीजनेबल एश्योरेंस देखो, एक है एब्सोल्यूट एश्योरेंस कि बिल्कुल ठीक हो गया, एक है रीजनेबल जिस पे आप सेटिस्फाई कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट कोई नहीं होगी। वो कब आपको हासिल होती है? जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपके पास आ जाते हैं। तो ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करता है, क्यों? ताकि रिड्यूस कर सके ऑडिट रिस्क को टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। अब देखो ना, जितने वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा उसको उतना एतमाद होगा कि जी अब इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब कोई ऑडिट रिस्क उसका जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया, और वो फिर एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा ऑन विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन। तो रीजनेबल एश्योरेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। बात मैंने आपसे कही, क्या रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं, हाई होनी चाहिए, लेकिन एब्सोल्यूट 100% कभी भी नहीं होगी।
जी तो ऑडिट एविडेंस क्या है जी? जो इंफॉर्मेशन यूज बाय ऑडिटर्स इन अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड, ये आपका ऑडिट एविडेंस होता है। तो ऑडिट एविडेंस जो है आपका सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। हमने हर एक टॉपिक को चैप्टर के लेवल पे पढ़ना है अभी आगे, ठीक है, सबके ऊपर बड़ी डेप्थ आगे आपको पढ़नी है। स्कोप ऑफ ऑडिट कहता है ऑडिटर का ओपिनियन दरअसल ये होता है कि हमारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैंने कल आपको क्या बताया था जी? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या बातें बताई थी? क्या 3 बातें बताई थी। एक मिनट तो फिर बताऊं। ये क्या हुआ? एक पहला लफ्ज बता दें। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में मैंने आपको बताया था लीगल फ्रेमवर्क है। लीगल फ्रेमवर्क क्या है आपका? कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका IFRS IASB कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की एग्जांपल मैंने आपको प्रूडेंशियल रेगुलेशन की दी थी। जिस इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है उसकी रेगुलेशंस जो है उसको भी कंप्लाई करना है, ठीक है। तो ऑडिटर्स ओपिनियन डील्स विद वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, such an opinion is common to all audit of financial statements, ठीक है। Auditor's opinion therefore does not assure future viability of entity nor the efficiency or effectiveness with which management has conducted affairs of the entity। वो ये नहीं कहता कि जी मैनेजमेंट बड़ी एफिशिएंट है, बड़ी मतलब इफेक्टिवली चीज़ें जो है चल रही हैं, ये नहीं। वो कहता है मैंने इन रीजनेबल एश्योरेंस की बेस पर ये ओपिनियन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई गई हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाई गई हैं। In some cases, however, applicable laws and regulations may require auditors to provide opinions on other specific matters such as effectiveness of internal control or consistency of a separate management reports with the financial statements। मतलब कहीं पर कह सकता है कि जी अदर लॉज आप जैसे अगर मुल्क का कानून आपको कहते हैं कि जी इस एरिया के बारे में आपने जो है खास तौर पे इन्वायरमेंट जैसे है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ESG, आपको ESG इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस, ESG के डिस्क्लोजर्स जरूरी हो गया। एक ही एग्जांपल हो सकती है। दूसरी एग्जांपल हो सकती है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक आपके डिस्क्लोजर्स, ठीक है। किसी मुल्क का कानून आपको इसके ऊपर पाबंद कर सकता है और आपको फिर ऑडिटर को वो चीज़ें देखना होगी। While the standards include requirements and guidance in relation to such matters to the extent they are relevant to forming an opinion on financial statements, auditor would be required to undertake further work if auditor had additional responsibilities to provide such opinion। उसको फिर फर्दर वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर अगर कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं तो। पर स्कोप ऑफ ऑडिट बेसिकली क्या है? आपसे कोई पूछ स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, क्या बताएंगे? आपने बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं
इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाई गई हैं, और इन एडिशन अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपको फिर मजीद काम करने की ज़रूरत होगी। ये स्कोप ऑफ वर्क है। बेसिकली स्कोप ऑफ वर्क आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कानून कहेगा ना, जैसे सपोजली कानून कहता है कि जी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है पॉल्यूशन नहीं, उससे पॉल्यूशन एमिशन नहीं होनी चाहिए, कार्बन एमिशन नहीं होनी चाहिए आपकी फैक्ट्री में। ऑडिटर इसको देखे कि क्या वाकई इस फैक्ट्री में ऐसे आलात नस्ब हैं या उसके ऊपर इस तरह की मतलब एनवायरनमेंट है कि ये पॉल्यूशन नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल, अगर वो कहता है कि जी अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये बातें बताओ तो फिर आपने एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व करेगा ना। बिल्कुल सही आपने कहा, यही तो उसने कहा है कि वुड रिक्वायर टू अंडरटेक फर्दर वर्क if auditor had additional responsibility to provide such opinion, उसको एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। अब देखें ना, ऑडिटर बहुत सा काम, अब जैसे लीजेस हैं, लीजेस और इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखने के लिए ऑडिटर एक्चुअलीज का वर्क इस्तेमाल करता है कि नहीं करता? तो एक्चुअली ऑडिटर तो नहीं है ना, तो ऑडिटर एक्चुअली से फिर काम करवाता है या एक्चुअली का वर्क इस्तेमाल करता है कि जी उसने एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन दी वो ठीक है कि नहीं ठीक है, तो फिर उसके बाद रिपोर्ट करता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। वैल्यूअर, जैसे आप रीवैल्यूएशन करते हैं, आपने तो ये पढ़ी है 16 में रीवैल्यूएशन में आपको इंडिपेंडेंट वैल्यूअर चाहिए, तो उसके डिस्क्लोजर में आपने लिखा था ना इंडिपेंडेंट वैल्यूअर चाहिए, तो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का काम कौन चेक कर रहा है? ऑडिटर। देखो IAS 16 बड़ा बेसिक स्टैंडर्ड है, वहां पर भी एक काम है जो कि ऑडिटर खुद नहीं कर रहा, बल्कि ऑडिटर किसी एक्सपर्ट का काम किया हुआ कह रहा है कि जी हाँ मैंने देख लिया कि इसने ये काम एक्सपर्ट से करवाया हुआ, ठीक है, और वो रिपोर्ट कर देता है ऑडिटर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, ठीक है, कहता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ financial statements and presentation of financial statements in accordance with applicable financial reporting framework. This includes design, implementation and maintenance of internal controls. जिक्र कर रहे थे अभी हम इसका कि internal controls, strict stringent internal controls चाहिए relevant to the preparation and presentation of financial statements which are free from material misstatements whether due to fraud or error, ठीक है। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से मुताल्लिक आपने देखना इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो ठीक उसको उन्होंने बनाया हुआ मैनेजमेंट ने या बनवाया होगा। तो टू प्रोवाइड ऑडिटर विद ऑल इंफॉर्मेशन सच एज रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस एंड अदर मैटर्स रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट ऑडिटर मे रिक्वेस्ट फॉर फ्रॉम मैनेजमेंट वेयर एप्रोप्रिएट, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, and unrestricted access to those within entity from whom auditor determines necessary to obtain, or मतलब आपको इतनी इंडिपेंडेंस दी जाती है कि जनाब आप जहां से जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं अवेलेबल है। ये है ऑडिट, ठीक है। एज पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग and presenting financial statements, management and those charged with governance are responsible for management और charged with governance जो है TCWG वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? आइडेंटिफाई करें एप्लीकेबल फ्रेमवर्क कौन सा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी रेलिवेंट लॉज और रेगुलेशंस, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद दैट फ्रेमवर्क, उसकी कंप्लायंस होनी चाहिए, एंड एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट फ्रेमवर्क, उसकी डिस्क्रिप्शन बताएं, ठीक।
इन अ वे जो मैनेजमेंट है एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, उनकी जिम्मेदारी है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई करें, उसके मुताबिक देखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं या नहीं बन रही। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स requires management to exercise judgment in making accounting estimates. जी बेटे, मैनेजमेंट ठीक है, मैनेजमेंट एक्सरसाइज करती है जजमेंट इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बेटे आप लोगों ने देखे हुए हैं, मुझे बताओ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की कोई एग्जांपल 2-3 दे दो। शाबाश। IAS 16 में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स किए जाते हैं, IAS 37 में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स किए जाते हैं, ठीक है, तमाम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ही हैं दैट आर रीजनेबल इन आपका IAS 2 के अंदर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेकिंग सच सेल, NRV एस्टिमेशन ही है ना, ठीक है। तो जो एस्टिमेट किए जा रहे हैं जजमेंट यूज करते हुए वो रीजनेबल है, एज वेल एज टू सिलेक्ट एंड अप्लाई अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो आप अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाते हैं IAS 8 के मुताबिक, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज भी आपने दुरुस्त अपनाई है। These judgments are made in the context of applicable financial reporting framework। अब देखें एक छोटी सी बात है, IAS 2 आपको कहता है कि जी आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई करें या वेटेड एवरेज अप्लाई करें, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन कौन सा अप्लाई करे, दोनों में से कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैनेजमेंट कहती है कि प्राइसेस तो बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करो। यहाँ पे इन्फ्लेशन इस तरीके से चल रही है, फर्स्ट इन को फर्स्ट आउट करके बाकी जो आपके पास लेटेस्ट पड़ी होंगी वो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी। एक है कि जी आपकी सीजनल फ्लक्चुएशन है, कभी प्राइस बढ़ती है कम भी हो जाती है, फिर बढ़ती है फिर कम भी हो जाती है। हमारी मैनेजमेंट कहती है यार नहीं, यहाँ पे वेटेड एवरेज ले लो, ज़्यादा बेहतर है। तो आपने एक जजमेंट की है ना, तो जजमेंट आप कर सकते हैं। इसी तरह पे एक और छोटी सी जजमेंट है, IAS 16 कहता है कि आप अगर इममटेरियल आपके एसेट्स हैं तो उनकी आप बेशक डेप्रिसिएशन चार्ज ना करें, आप उसको एक्सपेंस में डाल दें सीधा सीधा, ठीक है। तो वो भी एक जजमेंट का मैटर है, वो एक एस्टिमेशन आपने उसके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिजाइन्ड टू मीट कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। ये यूजर्स आपके जो हैं मैं बताता हूँ, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड फॉर स्पेसिफिक यूजर्स। देखो बेटे, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद रखिएगा, हमारे ISP कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के मुताबिक डिफाइंड है। एक है प्राइमरी यूजर्स, कौन से हैं जी? हाँ जी, आपका इन्वेस्टर और लेंडर एंड क्रेडिटर्स, प्राइमरी यूजर्स। और अदर यूजर्स में आपके गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयज हैं, पब्लिक है, कस्टमर हैं जी, कंपेटिटर्स भी हैं, तो मतलब इसमें वो यूजर्स। तो आपने जो है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना आप, तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हैं ताकि यूजर्स मुस्तफीद। ले जनाब, ये आज की हमारी गपशप थी और कुछ मैं रीडिंग मटेरियल आपको मज़ीद भेजूंगा, आपने उससे गो थ्रू करना है। वेडनेसडे को आपका मैं टेस्ट लूँगा इस बेसिक चैप्टर का, ठीक है। वेडनेसडे तक जो हमने ट्यूसडे तक पढ़ा होगा, वेडनेसडे को टेस्ट है। ओके, आज अनाउंस करूँगा। थैंक यू।